प्रिय बच्चों, मैं आज आपको उदारवादी एवं सरकार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उदारवादी का क्या योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रहा। सामान्यतः ये कहा जाता है कि कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश शासन के सहयोग से ही हुआ था। ह्यूम और डफरिन के बीच इसकी स्थापना को लेकर के विस्तृत बातचीत भी हुई थी और प्रथम एवं द्वितीय अधिवेशन में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधियों का एक तरह से स्वागत भी किया गया था। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में, जो कि मद्रास में 1887 में मद्रास के गवर्नर द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ उदार व्यवहार किया गया। साथ ही स्वागत समिति के साथ पर्याप्त सहयोग भी एक तरह से किया गया था। इस प्रकार प्रारंभिक वर्षों तक सरकार का कांग्रेस के प्रति जो दृष्टिकोण था वो सामान्यतया सौहार्दपूर्ण ही भरा ही रहा था। लेकिन कांग्रेस के जन्म के उपरांत इसके दिन प्रतिदिन भी की बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियों से सरकार की नीति में इसके प्रति परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा था। 1888 के उपरांत सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति में परिवर्तन होना एक तरह से प्रारंभ हो गया, क्योंकि सरकार का मानना था कि कांग्रेस के कारण भारत में तेज़ी से राष्ट्रीयता की भावना प्रज्वलित होती जा रही है। इसलिए जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य को हानि हो सकती है। इसी कारण से डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना में अपना योगदान जो दिया था, उसी डफरिन ने कांग्रेस के बारे में यह कहना प्रारंभ कर दिया था कि अब कांग्रेस का सुझाव राजद्रोह की ओर एक तरह से हो गया है। परंतु यह संस्था शिक्षित भारतीयों का नाम मात्र का प्रतिनिधित्व ही करती है। डफरिन ने कांग्रेस के लिए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अंग्रेज़ों के समाचार पत्रों ने भी उदारवादी कांग्रेसी नेताओं की आलोचना धीरे धीरे प्रारंभ करना शुरू कर दी थी। सरकार यह प्रयास करने लग गई थी कि कांग्रेस के प्रचार प्रसार को किसी प्रकार से अब रोकना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसी कारण कांग्रेस के इलाहाबाद में हुए चौथे अधिवेशन के आयोजन में उसे सरकारी सहायता न मिलने के कारण कठिन परिस्थितियों का भी एक तरह से सामना करना पड़ा था। सरकार द्वारा अधिवेशन के लिए स्थान उपलब्ध न कराने के कारण कांग्रेस की स्थिति एक तरह से नाजुक हो गई थी। यह संकट तब टला जब दरभंगा में के महाराजा ने राजकीय भवन के सामने का एक भवन कांग्रेस को दे दिया। 1890 के उपरांत भारत सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति में पूर्णतः विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1890 में ही भारत सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए एक आदेश निकाला और उसमें कहा गया कि वे कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। इसी प्रकार बंगाल सरकार द्वारा अपने सब मंत्रियों एवं विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि भारत सरकार की आज्ञा के अनुसार कांग्रेस की सभाओं में दर्शक के रूप में भी सरकारी अधिकारियों को जाना उचित नहीं होगा और ऐसी सभाओं की कार्यवाही में भाग लेने से सख्त मनाही की जाने लग गई थी। इसी प्रकार सरकार द्वारा इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत राजद्रोहात्मक भाषणों एवं कार्रवाइयों पर भी अंकुश लगाने के लिए प्रावधान उसके अंदर कर दिए गए थे। विभाजन करो और शासन करो की नीति के उपरांत भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी संगठन बनाने के लिए भी एक तरह से प्रोत्साहित किया गया। वस्तुतः सरकारी संरक्षण हट जाने से कांग्रेस को हानि तो अवश्य हुई, किंतु लाभ भी उससे हुआ था। इसी के उपरांत भारत में राष्ट्रीय भावना का तेजी से विकास होने लगा।
कांग्रेस द्वारा भारत में भी शीघ्र लोकतांत्रिक प्रणाली को लागू किए जाने के लिए मांग एक तरह से उठने लग गई थी। इसी कारण अंग्रेज अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें यह लगने लगा कि यदि कांग्रेस के विकास की स्थिति यही रही तो शीघ्र ही कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक तरह से खतरा उत्पन्न कर देगी। इसी कारण डफरिन जैसे गवर्नर जनरल ने अपना उद्देश्य कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त करना एक तरह से बना लिया। अब हम उदार राष्ट्रवाद के चरणों की बात करें तो सामान्यतः इसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रारंभिक 20 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस की गतिविधि, कांग्रेस की नीतियां एवं कार्यों की के अंतर्गत एक रूपता रही, किंतु कुछ शोधों में यह भी प्रदर्शित किया गया कि कांग्रेस के सिद्धांतों एवं कार्यों में चरणबद्ध रूप से परिवर्तन भी हुआ। यद्यपि कांग्रेस के प्रस्ताव का सामान्य प्रारूप कमोबेश वही बना रहा, लेकिन 1892 और 1904 के बीच कांग्रेस की मांगों में काउंसिल सुधारों की बात कम अब दिखाई देती थी, क्योंकि उनकी इस मांग के द्वारा ही उन्हें स्थानीय एवं इम्पेरियल विधायिका में अनेक अधिकार भी प्राप्त हुए थे। राजनीतिक मामलों के अतिरिक्त आर्थिक मामलों के संबंध में भी उनमें अकालों एवं सूती कपड़ों के संबंध में विशेष ध्यान एक तरह से दिया गया था। गोखले द्वारा 1901 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल संपत्ति के पलायन संबंधी विस्तृत विचार रखे गए थे। इसमें भारत में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था। वह अपने लिए पितृवत सरकार की छवि एक तरह से बनाना चाहता था। किसानों को आकर्षित करने के लिए उसने पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट जैसे कदम भी एक तरह से उठाए थे। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि कांग्रेस अभिजात वर्गीय पार्टी है। कर्जन के दृष्टिकोण के कारण कांग्रेस इस बात के लिए भी बाध्य हुई कि वह भूमि संबंधी जटिल मुद्दों के संबंध में स्पष्टता से पुनर्विचार करे। पंजाब प्रादेशिक कांग्रेस के में उस हिंदू शहरी व्यापारिक वर्ग का प्रभुत्व था जो इस एक्ट का अत्यधिक विरोध करते आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस द्वारा अपने लाहौर अधिवेशन में इस एक्ट का विरोध करने का निर्णय तुरंत एक तरह से त्याग दिया। इसी प्रकार से 1899 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष RC दत्त ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए यह कहा कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भी राजस्व का स्थायी निर्धारण किया जाए एवं जमींदारों के लगान की सीमा को एक तरह से निश्चित कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के प्रारंभिक स्थिति में कांग्रेस की प्रति सरकार का दृष्टिकोण काफ़ी नरम रहा, लेकिन धीरे धीरे जो जो कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ने लगी, कांग्रेस के प्रति लोगों में आस्था बढ़ने लगी, कांग्रेस के कार्यक्रम में वृद्धि होने लगी, कांग्रेस के कारण लोगों में जन चेतना उत्पन्न होने लगी, कांग्रेस के कारण लोगों को अंग्रेजों के प्रति की नीति और कार्यक्रमों की स्पष्टता जानकारी मिलने लगी। तो धीरे धीरे कांग्रेस का जनता में एक तरह से अभिवृद्धि होने लगी और उसकी संख्या बढ़ने लगी और सरकार इससे धीरे धीरे कांग्रेस के उद्देश्यों के बारे में समझ में पाई कि अब कांग्रेस को यदि बढ़ावा दिया, कांग्रेस के सम्मेलनों में यदि सरकारी प्रतिनिधियों को छूट दी गई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक खतरे की घंटी निश्चित रूप से सिद्ध होगी और जो ब्रिटिश सरकार को एक तरह से दीर्घकालिक समय तक राज करने में अत्यंत ही कठिन परिस्थिति उत्पन्न करने वाली थी। तदुपरांत इसी कारण से धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति रवैया जो था वो परिवर्तित होने लगा। जिस लॉर्ड डफरिन ने के बारे में सही कहा गया है कि उसने एक तरह से कांग्रेस की स्थापना में जो मदद की, धीरे धीरे वही डफरिन इस कांग्रेस को खतरे की घंटी के रूप में देखने लगा और धीरे धीरे इस कांग्रेस को समाप्त करने और उसके
कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न करने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तदुपरांत भी कांग्रेस की गतिविधियां किसी भी प्रकार से कम नहीं रही और वो निरंतर एक ऊंचाई को छूती रही। और ये उदारवादी जो चरण था उसमें कांग्रेस ने महत्वपूर्ण सुधार करने की जो कानूनी तरीके से प्रक्रिया शुरू की, वो निश्चित रूप से एक उदारवादियों की उपलब्धि के रूप में भी हम कह सकते हैं। धन्यवाद।